अभी उपक्रम बेचने जा रहे हैं जो जनता के लिए थे, जहां नौकरियां मिलती थी हमारे बच्चों को, जो हमारे कमजोर तबके के बच्चे थे उनको प्रोटेक्शन मिलता था, नौकरियां मिलती थी, ये पब्लिक एंटरप्राइज थे, अब उन्हीं को बिकने का नंबर आ रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई सहूलियत नहीं मिल रही है उनको, सस्ता लेबर करने के लिए विवश हैं। हिंदुस्तान के उद्योग के लिए, कारोबारियों के लिए बहुत सस्ता लेबर, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि जिस दिल्ली में दिहाड़ी 350-400 रुपये चल रही है, वहाँ कहीं 50 रुपये की दिहाड़ी में चलने लगी। मुझे लगता है कि पौधा, बरगद का जो बड़ा पेड़ होता है उसका बीज उतना ही छोटा होता है। समय के साथ में जब वो जमता है, उगता है, तो परिणाम तो निश्चित आता ही आता है, उसका कोई शंका नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जो नेकडॉर के माध्यम से जो बजट का एनालिसिस किया है, किस तरीके से एक जुडिशियस एलोकेशन होना चाहिए था। लोग एस्पिरेशनल हैं कि भाई कितना साल हो गया हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, अभी भी आज़ादी एक हाथ दूर है, वहाँ तक पहुँचना बाकी है। बहुत सी ऐसी आबादी है जिसको अभी तक ये एहसास ही नहीं हो पाया है कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि सर ऊंचा करके चलना, निडर होकर के जीना और अपनी बातों को प्रखर तरीके से रखना, ये भी सवाल ही बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, बड़ा मज़ेदार दौर है। संविधान के लिए और संविधान की शपथ खा करके जो लोग सत्ता में जाते हैं, वो संविधान को ही कमज़ोर करने का काम करते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है। और आपने गौर किया होगा पिछले वर्षों में जो संवैधानिक संस्थान है, जैसे पहले तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, जो मीडिया की स्थिति है, मीडिया बंधक है, उसका इतना ज़बरदस्त सेंसर है कि कोई अगर जनता के लिए बात कह देगा, ये जनता के हित में सरकार की आलोचना कर देगा, तो अगले दिन नौकरी से बाहर हो जाएगा। ये स्थितियाँ आ चुकी हैं। जनता की तो ताकत सूचनाएं ही हैं जो मीडिया के माध्यम से मिलती थी, लेकिन वो ब्लॉक किया गया है। उम्मीद अदालतों से थी, लेकिन कोर्ट का भी नज़रिया हम देख रहे हैं कि वो सरकार की शक्ल देख के कई मामलों में फैसला कर रही है। पार्लियामेंट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन 5 अगस्त को जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उसको देख के लगता है कि अब तो ये जो कुछ भी वहाँ चल रहा है टोकनिज्म है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, अब पार्लियामेंट एज ए बिल्डिंग महत्वपूर्ण ज़्यादा हो गई है। पार्लियामेंट एज एन आइडिया, एक विचार के तौर पर धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। और मुझे तो कोई डाउट नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान में एंटी पॉलिटिक्स चल रही है, जो नीतियाँ बन रही हैं वो एंटी पॉलिटिकल है। मुझे याद है कि कई साल पहले मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, जो इस बात के ऊपर, द हिंदू अखबार था, कई साल पहले का है, शायद कटिंग मेरे पास रखी कहीं होगी, हम बताएंगे आपसे डॉक्टर साहब। लेकिन बड़ा विजन बड़ा क्लियर उसमें था कि डू वी रियली नीड डीपॉलिटिकलाइजिंग मासेस। अब आप देखिए, जब सरकारें व्यवस्था की विफलता को पूरा करना चाहती हैं खुले बाजार से, बड़ी मजेदार बात है ये, डिलीवरी सिस्टम की जो फेलियर है, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम की जो फेलियर है, उसको कवर अप करने के लिए हर चीज़ को खुले बाजार की तरफ डालना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि जनता जितनी कम से कम राजनीतिक हो उतना अच्छा है, सर ना उठाए, जो कहा जाए मान ले, आज्ञाकारी पुत्र की तरह जीती रहे और हकों की अधिकारों की डिमांड न करे। ये बड़ी मजेदार बात है। और मुझे हैरत है, एक प्रोसेस चल रहा है, और आप भी नेट पे बैठिएगा तो एंटी पॉलिटिक्स करके जरा ढूंढिएगा। और एक और बड़े विदेशी विद्वान हैं हंटिंगटन, उन्होंने इशू दिया कि हु गेन्स फ्रॉम क्याओस, कि जब भी कभी समाज में, व्यवस्था में क्याओटिक हालात पैदा होते, अराजकता की स्थिति पैदा होती है, उससे लाभ किसको मिलता है? जोड़ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। शिक्षा बड़ा इश्यू है। हम लोग जब राइट टू एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, जब अटल जी ने
अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का 21/8/2002 में, तो ये आशा हम लोगों ने बांधी थी कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम खड़ा होगा और हिंदुस्तान के सारे बच्चे एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ेंगे। ये वही बात थी जिसके लिए संविधान कहता था, अनलॉकिंग करने के लिए लोग अपने हालात में फंसे हुए हैं ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। आप देखिए बड़ा मज़ेदार चीज़, जो लोग राजनीतिक रूप से एफ्लुएंट हैं वही लोग सामाजिक रूप से भी एफ्लुएंट हैं और वही लोग आर्थिक रूप से भी एफ्लुएंट हैं, और जो राजनीतिक रूप से लाचार हैं वही लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लाचार हैं। ये चीज़ें कुछ साथ साथ चल रही हैं और अभी तक इसको कोई तोड़ नहीं पाया है। कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन तोड़ नहीं पाया, और व्यवस्था को दोबारा से रोल बैक करने का सिस्टम चालू हो गया। अभी बहुत से ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको ये सोच के मज़ा आ रहा है कि अगर 2000 साल पहले की जो सोशल सिस्टम थी अगर वो दोबारा से रिवाइव हो जाए तो शायद बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे शंका होने लगी। आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की स्थिति है दिवालिया होने के कगार पर है। मेरी बात सुब्रमण्यम स्वामी साहब से हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये लोग तो 5% जीडीपी की ग्रोथ बता रहे हैं लेकिन इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया है, अगर ना चेंज करते तो एक्चुअली 1.5% ही थी, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से रिवाइवल पॉसिबल नहीं। उन्होंने किताब लिखी है रीसेट, मुझसे बोले मैंने मंगाई है, वो आप भी पढ़िएगा कोई मौका निकाल के, कि कैसे पूरे सिस्टम को हम रीसेट करें। तो बड़ी मज़ेदार बातें ये आ रही हैं कि जब व्यवस्था की दर गिर चुकी है और आर्थिक आपातकाल की स्थिति है तब प्रोडक्टिविटी इशू क्यों नहीं बन रहा। मेरा तो मानना है कि आज की तारीख में क्रांतिकारी कदम उठा करके अगर जो समाज जातियों में बंधा हुआ है उस जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर दे प्रधानमंत्री जी अगर, तो अनलॉकिंग, वही आदमी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणों से 200-300 रुपये रोज की दिहाड़ी के करने के लिए विवश है, वही आदमी 3000 और 4000 रुपये की दिहाड़ी करने के लायक हो जाएगा तुरंत ही। मैनुअल लेबर पूरी दुनिया में सबसे कठिन लेबर माने जाते हैं, सबसे महंगे लेबर माने जाते हैं, लेकिन मजा देखिए हिंदुस्तान में मैनुअल लेबर सबसे सस्ता। और चौंकिएगा मत, अगर जिस हालात में हिंदुस्तान गया है, चला गया है, सारे प्रयास करने के बावजूद, सारे इनके अर्थशास्त्रियों के लगे होने के बावजूद, वहां से बाहर निकलने की अगर नौबत आएगी तो ये कहा जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सस्ता लेबर चाहिए, सस्ता लेबर। इस अंधेरे से, इस लॉकिंग सिस्टम से बाहर निकालने का रास्ता ही एक बचा है कि लेबर सस्ता हो जाए। पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है और भारत सरकार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात तो कर रही है ना। दूसरी बात थी एनआरसी की। अभी हमारे एक साथी पार्लियामेंट में जिक्र कर रहे थे, कभी देखिएगा जाके यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने सवाल किया था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई एनआरसी को लेकर के सरकार की क्या नीति है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अभी कोई चर्चा नहीं है और गृह मंत्री कह रहे थे कि हर हाल में 1 इंच जगह नहीं बचेगी हिंदुस्तान की जहां एनआरसी लगेगा नहीं। अब एनआरसी की शर्तें ये हैं कि आपको 60 साल 70 साल पहले का अपना बिलोंगिंग यहाँ की साबित करनी पड़ेगी और नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, डी फ्रेंचाइज होंगे, आपका वोटर कार्ड कटेगा, आपका आधार कार्ड कटेगा, आपकी सारी सहूलतें कटेगी। आप हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तो जरूर, लेकिन आपको नागरिकता के अधिकार नहीं होंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा, जिस प्रकार से बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई सहूलत नहीं मिल रही है उनको, सस्ता लेबर करने के लिए विवश हैं। हिंदुस्तान के उद्योग के लिए, कारोबारियों के लिए बहुत सस्ता लेबर, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि जिस दिल्ली में दिहाड़ी 350-400 रुपये चल रही है वहाँ कहीं 50 रुपये की दिहाड़ी में चलने लगे। शायद यही वो रास्ता निकलेगा जिससे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर हो। मेरा शक है, अभी मैं मुख्तलिफ तौर पर ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा अंदेशा है, मेरा शक है, इस पर आप लोग निगाह रखिएगा क्योंकि घटनाक्रम उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे कोई धोखा नहीं, लोगों को डीपोलिटिकलाइज करके
लोगों को लाचारी की स्थिति में ले आकर के कुछ लोग इस अर्थव्यवस्था के उद्धार का सपना देख सकते हैं, जो कि वनरेबल ग्रुप्स हैं। जिस आदमी की दिहाड़ी 2,000 रुपए रोज की है, वो 4,000 रुपए रोज का काम करे। मुझे यकीन है अगर शास्त्री जी आज जिंदा होते तो यही ऐलान करते, जो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की भी। अभी कारखाना, अभी उपक्रम बेचने जा रहे हैं जो जनता के लिए थे, जहां नौकरियां मिलती थी हमारे बच्चों को, जो हमारे कमजोर तबके के बच्चे थे उनको प्रोटेक्शन मिलता था, नौकरियां मिलती थी, ये पब्लिक एंटरप्राइज थे, अब उन्हीं को बिकने का नंबर आ रहा है। तो आईना तो साफ है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा था, और ये कई एमिनेंट इकोनॉमिस्ट लोग मान भी रहे हैं कि इनको डायरेक्ट उन लोगों को पैसा देना चाहिए था जो लोग कंपोनेंट हैं, बड़े 80% लोग हैं इस हिंदुस्तान के, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके हाथ में पैसा जाता, मनरेगा बढ़ाते, लोगों को जो है दिहाड़ी बढ़ाते, लोगों को एंटरप्राइज बढ़ाते, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराते, लोग काम पे लगते, जिससे खपत बढ़ती और हम हिंदुस्तान को इस अंधेरे से बाहर निकाल लाते। लेकिन जो चीज कही नहीं जा रही है वो ये है, किया तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन कहा नहीं जा रहा। जो कही नहीं जा रही वो ये है कि लोगों को ये लगने लगा है कि पूरी व्यवस्था का जो लक्ष्य क्या है कि पूंजी का ध्रुवीकरण हो और पितृसत्ता दोबारा से हिंदुस्तान में कायम हो। इस बजट के माध्यम से और जो नेकडोर ने जो तथ्य सामने रखे हैं इसके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, इस बात को चलाइए। अब ये बात रुकनी नहीं चाहिए। देखिए भेड़िया खाल के बाहर है, अब धोखा नहीं है कि भेड़ जा रही है, अब तो भेड़िया दिखाई पड़ने लगा, खाल के बाहर है, अब कोई धोखा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आवाज लगानी चाहिए। देखिए मीडिया आपका साथ नहीं देगा, संसद भी जो साथ देती है आवाज घुटने लगी है, दबने लगी, कोई नहीं छापता। जो बात हम लोग वहां कहते हैं कोई छापता नहीं। अब किसी को यूट्यूब देखने की जहमत हो तो देख ले, वरना वो चीज पब्लिसाइज होती नहीं जाता। कोर्ट में भी जाते हैं तो वहां भी समाधान नहीं। प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो चुका है, नीति आयोग क्या कर रहा है? नीति तो हमें थोड़ा सा धोखा था, ये है क्या भला? तो पता लगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान को धरती के जो बड़े सरमाएदार हैं उनका पिट्ठू बनाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। कि कभी कभी तो लगता है कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ उठाई थी वो कर क्या रहे हैं, उन्हें तो देश के लिए काम करना चाहिए। आप देखना हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी बुद्धिजीवियों की जमात है, इन दो भाइयों ने उनको बेवकूफ बना दिया है कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा नहीं, ये लोग तो केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया चलाती हैं। कोई धोखा नहीं इसके अंदर। लोगों को अकल आएगी, लेकिन देर में आएगी, चोट खाने के बाद आएगी। और हो सकता है कि दिल्ली की दीवारों पर कनॉट प्लेस में लिखा हो कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। एक बार फिर से अगले साल संभावना है कि अमेरिका की फौजें हिंदुस्तान आ जाएंगी और वो लोग अपनी परमाणु मिसाइल हिंदुस्तान में लगाना चाहते हैं चीन को संभालने के लिए। लेकिन परिस्थितियां कहां से कहां पहुंच गई हमें पता भी नहीं। जो 2x2 एग्रीमेंट हुआ था दोनों अमेरिका के और हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में, उसके बारे में शायद कोई जानता भी नहीं होगा। यही सब तो एग्रीमेंट हुआ। अब पूंजीपतियों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा करने के लिए ये गवर्नमेंट कितने कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से व्यापारी वो अपने आप को पूंजीपति समझ रहे हैं, वर्किंग क्लास के लोग, दुकानदार लोग, उन्हें लगता है कि हम भी इन्हीं की जमात के लोग हैं। पछताएंगे, एक दिन खाली हो जाएंगे। क्योंकि धरती के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने हिंदुस्तानी कंपनियों को टेक ओवर कर लिया है, स्पेशली जो डिजिटल मार्केटिंग वाला, ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है। और बस इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद आप देखिएगा ये सारे के सारे दुकानदार अपनी दुकान को सर पे लाद के घर पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं इनके पास। तो ऐसे में खाली एक ही बात चलती है कि आवाज उठाइए, आवाज को लंबा करिए। और अभी समय है, 2-3 मौके मिलेंगे। अगर ये आवाज सही जगह पहुंच गई तो यकीनन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का जो प्रयास है और हिंदुस्तान की जो सियासत है उसको सही जगह पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी।
चूँकि खतरा जब दिखाई पड़ जाता है उसके बाद अगर चूक हो जाए तो वाकई में बड़ी चूक होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।